इस क्लास में जो राजस्थान CHO का पेपर हुआ है 2025 का 8 जून का, उसका एनालिसिस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, पहले जीके का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, अवध रियासत के बारे में उपरोक्त कथन किसका था ये? तो ये लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड डलहौजी कौन सी? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, लॉर्ड डलहौजी का था। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में देखते हैं क्या है। अवध का जो विलय था, अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में बुला लिया था। यह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारणों में से एक था। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856 तक था। भारत के गवर्नर जनरल था ये, और इसने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स लागू करने के लिए जाना जाता है इसे, जिसके तहत इसने कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था। हालांकि अवध का जो विलय किया था इसने कुशासन के आरोप में हुआ था। डलहौजी की साम्राज्यवादी सोच इस कथन में परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित राजस्थान के नेताओं को असहयोग आंदोलन के समय उनके द्वारा की गई गतिविधियों के स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाता है। ए में दिया है पहले का चौथा, मतलब जो भंवरलाल सर्राफ थे वो कहाँ से रिलेटेड थे? जोधपुर से रिलेटेड थे। और बी का इसका आंसर है थर्ड, जो जमुना लाल बजाज थे वो शेखावटी से थे। शेखावटी से मतलब इन्होंने असहयोग आंदोलन को लीड किया था। वहीं मुक्त प्रसाद वकील जो थे, मुक्ता प्रसाद वकील शी का आपका सेकंड, ये कहाँ से लीड कर रहे थे? बीकानेर से। और पंडित गौरी शंकर जो थे वो अजमेर से लीड कर रहे थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन था। शुरुआत यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। हालांकि सितंबर जो 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसके प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना और उन्हें स्वशासन प्रदान करने के लिए मजबूर करना, ब्रिटिश वस्तुएं और संस्थानों का बहिष्कार करना, जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों और पदों को त्याग करना, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत का पालन करना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना जो तुर्की के खलीफाओं के समर्थन में चलाया जा रहा था, और भारत के मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया गया था चोरी चौरा कांड में, बिकॉज वो हिंसा हो गई थी वहाँ पे, एक थाने में आग लगा दी थी इसलिए 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंगरखी का प्रकार, अंग जो रखी है का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा निचौल, ए। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अंगरखी क्या होती है ये? यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक ऊपरी वस्त्र है जो शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकता है। यह एक प्रकार की जैकेट या कोटनुमा पोशाक होती है जिसे विशेष रूप से राजस्थान में विभिन्न शैलियों में पहना जाता है। जो ए दे रहा था निचोल, निचोल भी एक प्रकार का पारंपरिक वस्त्र है, लेकिन यह आमतौर पर घाघरे मतलब लड़कियों के लिए होता है के निचले हिस्से में से जुड़ा होता है, और यह आंतरिक वस्त्र के रूप में इस्तेमाल होता है। यह अंगरखी का प्रकार नहीं है। जो तनसुख है, तनसुख अंगरखी का ही प्रकार है जो विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। यह एक लंबी अंगरखी होती है। गावा जो दे रहा है, गावा भी अंगरखी का प्रकार है जो कुछ क्षेत्रों में पहना जाता है। और जो मिर्जाई है, मिर्जाई भी अंगरखी का छोटा या कम लंबाई वाला प्रकार है जिसे अक्सर जैकेट की तरह पहना जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो निचोल हो जाएगा, ये लड़कियां पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरी जो वन का प्रकार है, तो सुंदरी जो होते हैं वो तटीय व दलदली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे सुंदरी जो वृक्ष था, सुंदरी वृक्ष एक विशेष प्रकार का पेड़ है जो मुख्य रूप से मैंग्रोव वन में पाया जाता है। यह वृक्ष खारे पानी और दलदला मिट्टी में, दलदली जो मिट्टी होती है में पनपने के लिए अनुकूल होते हैं।
मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं या मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो समुद्री तट या खारी नदियों के मुहाने और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इन्हें तटीय और दलदली वन के रूप में भी जाना जाता है। ये वन जैव विविधता में समृद्ध होते हैं और भारत में सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा उदाहरण है, और सुंदरी वृक्ष इसी क्षेत्र में बहुत मतलब मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस वन क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा था ना उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय तर सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती क्या होते हैं। ये भी वनों के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय तर सदाबहार वन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये घने वन होते हैं जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था जैसे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ऑप्शन में दिया था ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सदाबहार और पर्णपाती वनों के बीच का एक संक्रमणकालीन प्रकार होता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। इन वनों के पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राणा प्रताप सागर जो बांध है किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे राणा प्रताप सागर जो है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख बांध है। यह बांध चंबल नदी पर निर्मित है। अब चंबल नदी के बारे में पढ़ें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्या पर्वतमाला से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की चंबल सिंध बेतवा कहने है, उसमें चंबल भी एक सहायक नदी है किसकी, यमुना की। और यमुना है गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट जो दे रहा था इससे रिलेटेड चंबल नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना के तहत चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए थे। एक था गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज ये सारे राजस्थान में हैं। अब पढ़ते हैं जैसे वनास, यह राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। माही, यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है ये। साबरमती, यह राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलकर गुजरात से होकर बहती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने इसमें साइन किए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसी कारण इस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद यह घटकर 299 रह गई थी। अंतिम रूप से संविधान को पारित करते समय 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला था राज्य के विधानमंडलों के विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकारों के समान होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया है वो आपका नीचे दिया गया है। जैसे जो संसद वाले व्यक्तिगत जो रूप से सामूहिक रूप से अधिकार होते हैं वो 105 में सांसदों के लिए, और जो 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए जो विशेष अधिकार होते हैं वो 194 में दिए गए हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रहा था, राज्य विधानमंडलों को ऐसे विशेष अधिकारों को भंग या अवमानना करने पर दंड की शक्ति है। बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन तो पढ़ी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था योजना से संबंधित। योजना दे रहा था और उनसे रिलेटेड उनके जो मतलब इम्पोर्टेंट जो बेसिक नारा था या किस पे बेस्ड थे। जैसे शिक्षा वाली जो योजना थी वो गरीबी पर बेस्ड थी, तो पहले का होना चाहिए बी। पहले का बी किस में दे रहा है, पहले का बी सिर्फ बी वाले ही ऑप्शन में दे रहा है, तो ऐसे ही लगा सकते थे। एक ही अगर आपको पता होता फिर भी इसका आंसर आ जाता। दूसरे का क्या दे रहा है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलो ये तो पता ही चल गया, आंसर बी है इसका। जो अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं वो टोटल 12 हैं और अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। जो 6वीं योजना थी 1980 से 85 के बीच में थी। इस योजना का मुख्य जो जोर था गरीबी पर सीधी चोट, मतलब गरीबी को हटाना। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन था 6वीं पंचवर्षीय योजना का। फिर ऑप्शन में दे रहा था 9th वाली नवी योजना थी 1997 से 2002 के बीच में थी। इस योजना का नारा था विकास के साथ न्याय व समता। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास प्राप्त करना था।
11th और 12th भी दे रहा था। 11th जो योजना थी 2007 से 12 थी और इस योजना का मुख्य जोर था त्वरित एवं ज़्यादा समावेशी विकास, त्वरित एवं ज़्यादा समावेशी विकास पर था। इसका उद्देश्य जो था तेज़ी से और अधिक समावेश विकास सुनिश्चित करना था। 12th वाले का जो था इसका नारा समावेशी, त्वरित और धारणीय विकास था, जो कि 2012 से 17 तक थी, लेकिन ये चली थी 2014 तक ही। इसके बाद नीति आयोग आ गया था इसकी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमी जो कंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जैसे ओशेट क्या है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है। ओशेट कंपनियां जो होती हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के अंतिम चरण की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिससे उन्हें असेंबल करना, मतलब उन्हें असेंबल किया जा सके, पैकेजिंग और उनका टेस्ट किया जा सके, शामिल करना इसमें शामिल होता है। यह सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018-20 में राजस्थान में जो मातृ मृत्यु दर है क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 113, मतलब सी। राजस्थान की पूछी है ये। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR होती है। मातृ मृत्यु दर होता क्या है एक्चुअली? यह प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। यह किसी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं और विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2024 में किस शहर ने सशस्त्र बल झंडा दिवस FFD कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव की मेजबानी की थी? तो नई दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली ने किया था इसका। जो सशस्त्र झंडा दिवस है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होती क्या है? कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कंपनियां समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश प्रतीत होता कैसा? काला प्रतीत होता, बिकॉज स्कैटरिंग ही नहीं होती तो काला ही प्रतीत होता। फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल की भूमिका क्या होती है? पृथ्वी का वायुमंडल जो विभिन्न जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और धूल के कणों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग करते हैं। और जो स्कैटरिंग थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? रेले ने। रेले का जो प्रकीर्णन है, रेले स्कैटरिंग, यह सिद्धांत बताता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए यह वायुमंडल में अन्य रंगों जैसे लाल या पीले की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होता है। यही कारण है कि दिन के समय हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल ना हो, वायुमंडल के बिना, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य का प्रकाश बिना किसी प्रकीर्णन के साथ हमारी आंखों तक पहुंचता और अंतरिक्ष में जहां कोई वायुमंडल नहीं होता आकाश काला दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा पर जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है तो आकाश दिन में भी काला दिखाई देता है चंद्रमा पर। तो इसका आंसर हो जाता ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? वैसे अगर ये ग्रेफाइट ना देता, ग्रेफाइट ऑप्शन में नहीं होता तो कार्बन भी इसका आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रेफाइट दे दिया है तो ग्रेफाइट इसका आंसर होगा बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे पेंसिल का कोर, पेंसिल के अंदर का लेड या कोर वास्तव में ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक जो एलोट्रोप होता है, यह एक नरम, चिकना और काला पदार्थ होता है जो कागज पर निशान छोड़ने के लिए उपयुक्त होता है। मिट्टी का उपयोग ग्रेफाइट की कठोरता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर अधिक मिट्टी का आप इस्तेमाल करोगे तो जो लेड और होगा वो हल्का निशान, जबकि कम मिट्टी का मतलब नरम होगी और लेड गहरा निशान छोड़ती है उसमें। और जो इससे ऑप्शन दिए थे, जैसे अब्रक, अब्रक का उपयोग बिजली के उपकरणों, पेंट और इंसुलेटर में होता है, पेंसिल में नहीं होता। ग्रेफाइट तो इसका आंसर ही हो जाएगा क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सीसा जो है यह एक भारी धातु है और आधुनिक पेंसिल में इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि यह जहरीली होती है। कार्बन, ग्रेफाइट स्वयं कार्बन का एक रूप है, लेकिन विकल्प में ग्रेफाइट अधिक सटीक है, इसलिए इसका आंसर वही हो जाएगा। पेंसिल में सीधे कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि उसके ग्रेफाइट रूप का उपयोग किया जाता है। तो टोटल इतने ही जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से आप कर सकते हैं।